डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान, देश का महानतम शासक। पृथ्वीराज चौहान से जुड़े प्रतियोगिता परीक्षा में जितने प्रश्न आते हैं आज सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये मेहनत मैं आपके लिए ही करता हूँ। इस देश का महानतम शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम लेने मात्र से ही हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम पृथ्वीराज के वंशज हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पृथ्वीराज के साहस शौर्य की गाथा। इस देश के महानतम शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो अजमेर और दिल्ली के शासक थे। एक ऐसा शासक जिसने दोस्ती निभाई, एक ऐसा शासक जिसका प्रेम भी अमर हुआ, और एक ऐसा शासक जिसे दुश्मन की तलवार कभी मार न सकी। अपने दुश्मनों को भी 17 बार जीवन दान जो दिया हो, ऐसे सूरवीर की गाथा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतन में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और माता कपूरी देवी के यहाँ गुजरात में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज एक शिक्षित शासक थे। उन्हें संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पेशाची, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा आती थी। 6 भाषाओं पर पृथ्वीराज की अच्छी पकड़ थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा मीमांसा, वेदांता, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई पृथ्वीराज ने की थी। परंतु यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास तो जरूर पढ़ा, लेकिन इतिहास से कोई सीख नहीं लिया कि अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता है। यही कारण था पृथ्वीराज के सर्वनाश का। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण छोड़ने में भी निपुण थे। अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान 13 साल के हुए, पृथ्वीराज के पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उन्हें राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। पृथ्वीराज का शौक था शेर या बाघ से लड़ना। उनकी इस वीरता को देखते हुए उनके नाना अनंतपाल, या कहीं कहीं किसी किताब में अंगद भी बताया जाता है, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। पृथ्वीराज राजा बनने के बाद उन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। 13 साल के ही उम्र में गुजरात के भीम द्वितीय शासक को इन्होंने हरा दिया, और पृथ्वीराज की पहचान उनके बाहुबल के साथ साथ उनकी सेना के लिए भी की जाती है। सेना में 3 लाख हाथी, 5 लाख घुड़सवार और 8 लाख पैदल सैनिक थे। पृथ्वीराज की पहली शादी 11 वर्ष में हुई थी, और संयोगिता, जो कि जयचंद की पुत्री थी, उससे पृथ्वीराज ने 26 साल की उम्र में विवाह किया था। पृथ्वीराज रासों में 5 रानियों के नाम का उल्लेख किया गया है, और ऐसा बताया गया है कि पृथ्वीराज की 5 रानियां थी, जिनका नाम भी है जंभावती, इच्छनी, यादवी, शशिव्रता, हंसावती और संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद की पुत्री थी। वह जयचंद नाम जिसका इस्तेमाल आप अक्सर अपने गद्दार दोस्तों के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको जानना उचित है कि पृथ्वीराज रासों के अलावा किसी भी किताब में जयचंद को गद्दार नहीं कहा गया है। पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर से उठा लिया और गंधर्व विवाह किया। पृथ्वीराज की वीरता जरा देखो। इसने मोहम्मद गौरी को 17 बार जीवन दान दिया। किसी किसी किताब में पृथ्वीराज रासों के अनुसार 3 बार बंदी बनाया, ऐसा बताया जाता है, पर सबसे अधिक प्रमाणिक 17 बार बंदी बनाया था मोहम्मद गौरी को, ऐसा माना जाता है। पर एनसीईआरटी में इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन 1191 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ हुआ, यह जग विदित है। इसमें मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान ने हराकर जीवन दान दिया, क्योंकि भारतीय राजाओं की एक निशानी थी कि वो अपनी वीरता को दर्शाने के लिए पहले किसी का नाक काट करके, कान काट करके छोड़ दिया करते थे। ऐसा वो इसलिए किया करते थे कि वो जीवन भर इस प्रायश्चित के साथ जिए कि मैं क्यों उनके साथ लड़ने गया था। तो भारतीय राजा इतिहास तो जरूर पढ़ते थे, लेकिन इतिहास से कुछ सीखते नहीं थे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इतिहास में अगर
आप पूरा देखें तो सारा इतिहास में भारतीय राजाओं ने अपने दुश्मनों को जीवन दान दिया है, लेकिन जब इनके दुश्मनों को राजा को मौका मिल गया तो भारतीय राजाओं को कभी किसी विदेशी ने छोड़ा नहीं है। यह बात जग विदित है। चाहे वो प्राचीन इतिहास का बात करें या कभी का भी इतिहास आप ले लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी भारत जब भी इसका युद्ध हुआ है तो वो 93,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी के समय में वापस किया गया था पाकिस्तान को। तो भारतीय हम लोगों ने इतिहास तो पढ़ा, लेकिन इतिहास से कभी कुछ सीखा नहीं कि अपने शत्रुओं को छोड़ना चाहिए। ऐसा हम लोग भारतीयों के ब्लड में ही शायद ऐसा है। आइए पृथ्वीराज पर हम लोग बने रहते हैं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने हराया, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसे पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गया। इस पर मैं बात करूंगा। चलिए पहले आइए देखते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी को। इसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और पृथ्वीराज चौहान के वीरता से काफ़ी अधिक प्रभावित थी और मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से वह प्रेम भी करती थी। लेकिन जयचंद एक ऐसा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था पूरे भारत को जीतने के लिए, लेकिन वो पृथ्वीराज को जीत नहीं सकता था। इसलिए उसका जयचंद का सबसे बड़ा शत्रु पृथ्वीराज ही माना जाता था। लेकिन उसकी पुत्री पृथ्वीराज चौहान से ही यह प्रेम करती थी। पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चला अपने दोस्तों के माध्यम से, तो पृथ्वीराज चौहान भी ऐसा सोच में पड़ गया कि भाई ये संयोगिता कैसी लड़की है जो इतने बड़े राजा की पुत्री होने के बावजूद भी वो मुझसे प्रेम करती है। तो पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता की तरफ थोड़ा आकर्षित हो गया। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का विवाह पहले 11 वर्ष में हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान की उम्र 26 वर्ष रही होगी। काफ़ी सुंदर कदकाठी का यह पृथ्वीराज चौहान उस समय युवक थे। तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की तरफ थोड़ा आकर्षित हुए। स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले जाता है और गंधर्व विवाह कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, जो कि भारत को हथियाना चाहता था, भारत की सत्ता पर राज करना चाहता था, वह पहले भी 17 बार हार कर यहाँ से जा चुका था। लेकिन किताबों में यह मिलता है कि 1191 में पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। यह मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पहले भी 17 बार हार चुका है, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत देखिए कि 1191 में फिर से यह पृथ्वीराज चौहान का सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान चाहता तो इसे मार सकता था, लेकिन जीवन दान देकर यह बार बार छोड़ देता था और बोलता था कि तुम थोड़ा युद्ध का प्रैक्टिस करके आओ और फिर हमसे लड़ना। पृथ्वीराज चौहान 1191 के इस तराइन के युद्ध में बहुत बुरी तरह मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराकर फिर से वापस भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद को अपने साथ मिला लेता है। जयचंद भी अपनी पुत्री का स्वयंवर से उठाकर ले जाना, इस बात का प्रतिशोध के लिए वह गौरी के साथ मिल जाता है और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में वह धोखा देता है और जयचंद के धोखेधड़ी के कारण पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को कैद करता है तो वह अपने साथ उसके बाद फिर अफगानिस्तान लेकर चला जाता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान लेकर चला जाता है। साथ में पृथ्वीराज चौहान के बचपन का मित्र चंदबरदाई, वह भी पृथ्वीराज चौहान के साथ जाता है। चंदबरदाई एक कवि था, एक लेखक था और दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति था। यह पृथ्वीराज चौहान के साथ स्वयं खुद को कैद करवा लेता है मोहम्मद गौरी से और यह पृथ्वीराज चौहान के साथ अफगानिस्तान चला जाता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कड़ी यातना देता है। मोहम्मद गौरी को यह एक टीस पूरी जिंदगी रही कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करने के बाद भी पृथ्वीराज से वह बंदियों के जैसा व्यवहार नहीं करा सका। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि अपनी आंखें नीची करो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंखें मोहम्मद गौरी के आंखों में डालकर बात की।
पृथ्वीराज चौहान को कड़ी यातनाएं दी गई, धर्म परिवर्तन करने की बात कही गई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के हिम्मत के आगे सारा कुछ नागवारा गुजरा। गर्म सरिया करके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। इसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान की हिम्मत नहीं टूटी। चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, दोस्त था, बचपन का यार था, वह गौरी के पास जाता है और बताता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला सकता है। गौरी इस बात से शॉक हो गया और सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिर्फ अंधा है, वो सिर्फ आवाज़ सुनकर भी वो सटीक निशाना लगा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह कला का प्रदर्शन करने के लिए उस पृथ्वीराज चौहान को एकत्र किया गया, बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं एक राजा हूँ और मैं किसी के बात पर कला का प्रदर्शन नहीं करूँगा जब तक राजा आदेश ना दे। और राजा जैसे ही बोला कि चौहान तीर चलाओ, चौहान ने ऐसा तीर मारा कि गौरी के गले में आर पार हो गया और गौरी की मृत्यु उसी समय हो गई। क्योंकि चंद्रबरदाई ने पहले ही यह प्लान बना रखा था कि वह अपने कविता के माध्यम से मोहम्मद गौरी का सटीक लोकेशन, अपने कविता के माध्यम से वह पृथ्वीराज चौहान को पहले ही बता दिया था और पृथ्वीराज चौहान ने अपने तीर घुमाया और गौरी को एक ही तीर में मार डाला। और वह कविता थी 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इसके बाद चंद्रबरदाई, जो कि पहले से एक खंजर छुपा कर रखा था, पृथ्वीराज भी एक खंजर छुपा कर रखा था, इस खंजर से वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और शहीद हो जाते हैं। जैसे ही यह बात संयोगिता को पता चलती है, संयोगिता भी आत्मदाह कर लेती है और शहीद हो जाती है। ये था पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, पृथ्वीराज चौहान पार्ट 2। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।